हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वरुण है और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉवर्टी के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। कल मैंने पॉवर्टी के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने पॉवर्टी के बारे में बताया था, जिसमें मैंने पॉवर्टी होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी का क्या डेफिनेशन है उसके बारे में बताया था। फिर मैंने देखा था कि टाइप्स ऑफ पॉवर्टी कौन कौन से हैं, रिलेटिव कौन है, एब्सोल्यूट कौन है, सापेक्ष कौन है, निरपेक्ष कौन है, किसे सापेक्ष कहते हैं, किसे निरपेक्ष कहते हैं। और फिर हमने उसमें दो मेथड के बारे में, पॉवर्टी कैलकुलेशन मेथड के बारे में पढ़ा था, जो बेसिकली रिलेटिव पॉवर्टी से रिलेटेड था, जिसमें हमने लॉरेंज कर्व मेथड और गिनी कॉफिशिएंट मेथड के बारे में पढ़ा था, लॉरेंज वक्र विधि और गिनी गुणनांक विधि के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग इसमें पढ़ाना है कि पॉवर्टी से रिलेटेड या पॉवर्टी को फाइंड आउट करने से रिलेटेड या पॉवर्टी को कम करने से रिलेटेड सुझाव देने के लिए किन किन समितियों का गठन किया गया और उन समिति के द्वारा गरीबी निर्धारण के लिए किस प्रकार की मेथड, किस प्रकार के कैलकुलेशन करने के लिए सरकार को सुझाव दी गई, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि ये जो गरीबी है, गरीबी एक प्रकार का एक देश के एक अर्थव्यवस्था के लिए अभिशाप का काम करता है। ये एक प्रकार कह सकते हैं कि ये एक इकोनॉमी को डैमेज करने का एक बहुत बड़ा ये एक एक्टिविटी है, जिसे हम पॉवर्टी कहते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, गरीबी और बेरोजगारी कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि इसका क्या कुप्रभाव पड़ता है, उसको पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे कि पॉवर्टी को खत्म करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, कैसे पॉवर्टी को हम इरेडिकेट कर सकते हैं, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। हमारा ये जो वीडियो है, ये वीडियो बेसिकली जितने भी जीएस बेसिक एग्जामिनेशन है, चाहे वो बीपीएससी सिविल सर्विसेज हो, बीपीएससी टीआरई 4-5 की एग्जामिनेशन हो, यूपी पीसीएस हो या अदर स्टेट पीसीएस हो, या जितने भी जीएस बेसिक एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण को आप सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, लगे कि हाँ हमारे लिए यूजफुल है और ये कंसेप्ट अच्छा है, टीचर के द्वारा अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। क्योंकि एक्चुअली होता है क्या कि मैक्सिमम वीडियो देखते तो हैं, व्यूज बहुत रहता है, बट लाइक कम रहती है। दूसरी एक अनाउंसमेंट है कि हम अपने ऐप द स्टडी बाय वरुण पे बहुत जल्द विद इन वीक हम एनसीईआरटी सीरीज को लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी के इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट्स है उसको हम इंडिविजुअल जो फैकल्टी है उनके द्वारा हम लोग वहां पे पढ़ाएंगे। तो जरूर हमारे एनसीईआरटी सीरीज को ज्वाइन करें, क्योंकि वो एनसीईआरटी सीरीज वर्तमान में जितने भी एग्जामिनेशन है, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 की एग्जामिनेशन हो या बीपीएससी सिविल सर्विसेज हो, यूपी पीसीएस हो या अदर जितने भी जीएस बेसिक एग्जामिनेशन है, सबके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और हम लोग बहुत ही लिबरल होकर के, बहुत ही सिंपल वे में, सिंपल भाषा में उस टॉपिक को पढ़ाते हैं। ऐसे भी आप मेरे वीडियो में देखते हैं कि मेरे पढ़ाने का लहजा कैसा है, मेरा तरीका कैसा है, ये आपको अभी भी पता चल गया होगा। चलिए शुरू करते हैं थोड़ा सा इस टॉपिक को। पहला हमने आपको कल बताया था कि गरीबी के दो प्रकार हैं, एक होता है सापेक्ष गरीबी, दूसरा है निरपेक्ष गरीबी। एक को हम कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी, दूसरा है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। खास करके मैंने कल आपको बताया था कि भारत में जो अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली हम निरपेक्ष गरीबी के निर्धारण की ही बात करते हैं, और निरपेक्ष गरीबी को ही हेड काउंट मेथड भी कहा जाता है, हेड काउंट गरीबी भी इसको कहा जाता है। और इसी को निर्धारित करने के लिए सरकार के द्वारा आजादी के बाद बहुत सारी कमेटियों का गठन किया गया, जिन कमेटियों के बारे में सबसे पहले हमें पढ़ना है कि भारत में गरीबी को मापने से संबंधित कौन कौन सी कमेटियां हैं। देखिए, कमेटी तो बेसिकली 70 के पीरियड में आया, लेकिन गरीबी को निर्धारण के लिए सबसे पहले आधिकारिक रूप से जो प्रथम प्रयास किया गया वो 1962 में योजना आयोग के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया गया। प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया गया, जिस प्लानिंग कमीशन के द्वारा पंचवर्षीय योजना के पूरे रूपरेखा को तैयार किया जाता था। उसने सबसे पहले 1962 में गरीबी निर्धारण का कार्य किया है। इसने कहा है कि उपभोग के व्यय के संबंध में गरीबी को परिभाषित किया। इसने उपभोग व्यय, मैंने पहले बताया कि भारत में जो बेसिकली गरीबी की कैलकुलेशन होती है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसके आधार पर होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आधार पे होता है, जो कि जिसका डिटेल मैंने कल के वीडियो में बताया, जिस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तब पार्ट 1 को देख लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कल 40 मिनट की वीडियो में मैंने सिर्फ गरीबी के कॉन्सेप्ट को ही बताया है, टाइप्स को बताया और लॉरेंज कर्व और गिनी कोएफिशिएंट मेथड को बताया है। तो सेम कॉन्सेप्ट का यूज प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया गया। साथ में प्लानिंग कमीशन के जो सदस्य थे उनके द्वारा 1960-61 के मूल्यों के आधार पर प्रति परिवार 100 रुपए तथा प्रति व्यक्ति 20 रुपए का न्यूनतम मासिक उपभोग व्यय का सुझाव दिया।
ये प्लानिंग कमीशन के द्वारा कहा गया कि भाई देखिए, उस समय 1960-61 में एक व्यक्ति को एक महीने मिनिमम उपभोग व्यय के लिए 20 रुपए चाहिए मिनिमम। कंबाइंड फैमिली की जब बात होती है तो फैमिली में हम लोग 5 मेंबर की बात करते हैं, 4 वयस्क और एक हम लोग बच्चों में काउंट कर लेते हैं, मतलब 5 लोगों की बात करते हैं हर समय। देखिएगा फैमिली का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो 5 का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। फैमिली में कभी 3, 4, 8, 10 का कॉन्सेप्ट किया नहीं जाता, ये 5 का कॉन्सेप्ट होता है। तो प्लानिंग कमीशन के इस सुझाव में कहा गया कि भाई 100 रुपए प्रति व्यक्ति, 100 रुपए प्रति परिवार, 100 रुपए प्रति परिवार फैमिली, या फिर 20 रुपए प्रति व्यक्ति का न्यूनतम मासिक उपभोग व्यय का सुझाव दिया गया कि अगर इतना है, 20 रुपया न्यूनतम मासिक उपभोग व्यय है, तो ये बेसिकली पॉवर्टी किस पर होगा, पॉवर्टी लाइन पर होगा। और अगर इसे कम होगा तो पॉवर्टी लाइन के नीचे, इससे अधिक होगा तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर। तो प्रथम सुझाव योजना आयोग के द्वारा 1962 में दिया गया। इसके बाद दूसरी एक कमिटी बनाई गई, प्रॉपर कमिटी बनाई गई, जिस कमिटी का गठन 1971 में किया गया, जिसे हम दांडेकर कमिटी और रथ समिति कमिटी के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये जो कमिटी थी ये वीएम दांडेकर और एन रथ के नेतृत्व में इस कमिटी का गठन किया गया था, जिस कमिटी का गठन 1971 में किया गया। और इस कमिटी ने जो अपना आंकड़ा दिया, उस आंकड़े को कैलकुलेट करने में इसने आधार वर्ष कब का लिया, 1960-61 का आधार वर्ष लिया कि भाई 1960-61 में जो मूल्य था उसके आधार पर हम अभी के समय में उपभोग व्यय की गणना करेंगे। इस कमिटी का जो रिपोर्ट आया उसमें इन्होंने कहा कि भाई शहरी क्षेत्र और गरीबी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में जो कैलोरी उपभोग की बात है वो 2250 कैलोरी दैनिक सेवा सुनिश्चित करने की बात है। इसको एक बार थोड़ा समझ लीजिए। देखिए बेसिकली दांडेकर समिति का कहना था कि अगर अर्बन और रूरल और अर्बन क्षेत्र में अगर एक व्यक्ति को, एक पर्सन को पर डे अगर 2250 कैलोरी का भोजन मिलता है तो वो व्यक्ति किस पर होगा, वो व्यक्ति होगा पॉवर्टी लाइन पर। किस पर होगा, पॉवर्टी लाइन पर होगा। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को 2250 कैलोरी से अधिक का भोजन मिलता है तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर, 2250 कैलोरी से नीचे का अगर भोजन मिलता है तो पॉवर्टी लाइन के नीचे। ये बेसिकली दांडेकर समिति के द्वारा ये पूरी व्यवस्थाएं, ये पूरा एक रिपोर्ट दिया गया। दूसरा, दांडेकर समिति ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बुनियादी पोषण संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि 17 रुपए निर्धारित की गई और कहा गया कि भाई 17 रुपए ये न्यूनतम राशि ग्रामीण क्षेत्र के लिए होना चाहिए, जो कि पहले वाले प्लानिंग कमीशन में देखा उन्होंने कहा था कि भाई 20 रुपए होना चाहिए। लेकिन यहां पे एक डाउट है, यहां पे एक थोड़ी सी दिक्कत हो गई। देखिए आप सब लोग जानते हैं कि जो रूरल एरिया है, यहां पे जो लोग रहते हैं वो बहुत ही मेहनत करते हैं। वो उनका मेहनत क्या होता है, बहुत अधिक होता है। वो फिजिकल वर्क हाई करते हैं, तो जो फिजिकल वर्क हाई करेगा उसे हाई कैलोरी फूड भी चाहिए, वही जो अर्बन एरिया है, वहां के लोगों का जो मेहनत है कार्य के लिए, काम में उनका जो मेहनत है इन कंपेयर टू रूरल एरिया क्या होता है, कम होता है। तो ऐसे केस में अर्बन क्षेत्र के लोगों को कैलोरी क्या चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से कम चाहिए। लेकिन दांडेकर समिति और रथ समिति के द्वारा कहा गया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों को 2250 कैलोरी का भोजन अगर प्रतिदिन मिलता है तो गरीबी रेखा पे है। अर्थात थोड़ा सा ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है कि भाई यहां तो ग्रामीण को अधिक होना चाहिए, शहरी को कम होना चाहिए। लेकिन चलिए इनका ये रिपोर्ट दिया गया जिसमें इन्होंने आधार वर्ष कब यूज किया, तो उन्होंने उपभोग व्यय के लिए, किसके लिए, उपभोग व्यय के लिए आधार वर्ष लिया था 1960-61। नेक्स्ट, अगला जो कमिटी बनाई गई जो बहुत महत्वपूर्ण कमिटी थी जिसका नाम है डीके अलग कमिटी, डॉक्टर वाई के अलग कमिटी। बेसिकली अलग समिति का जो डेटा था इसको 2 दशक तक जो प्लानिंग कमीशन था उसके द्वारा फॉलो किया गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण डेटा दिया गया है बेसिकली वाई के अलग कमिटी के द्वारा।
वाईके अलग कमेटी जिसका गठन 1977 में किया गया, योजना आयोग द्वारा किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? वाईके अलग अध्यक्ष इसके थे। और इस कमेटी ने 1973-74 को आधार वर्ष माना था। इससे पहले वाले ने किसको आधार वर्ष माना? 60-61 को माना। और इन्होंने किसको माना था? 1973-74 को आधार वर्ष माना। और इस कमेटी के द्वारा 1979 में, जनवरी 1979 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। तो इस कमेटी ने अपने रिपोर्ट को कब पब्लिश किया? 1979 में। इसने बेस ईयर कौन सा लिया? आधार वर्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस ईयर। जिस बेस ईयर से तुलना की जाती है तो बेस ईयर लिया है 1973-74 को। इस कमेटी ने, जो मैंने भी बताया था ना कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक चाहिए, शहरी क्षेत्र में चाहिए, इसका उपयोग किया। और इसने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का फिजिकल वर्क अधिक होता है तो इनको चाहिए 2400 कैलोरी का फूड। कितने चाहिए? 2400 कैलोरी का फूड चाहिए। वही अर्बन क्षेत्र में लोगों को कम होता है तो इनको चाहिए 2100 कैलोरी का फूड। 2100 कैलोरी का फूड चाहिए पर डे। अगर इतना है तो ये लोग किस पे हैं? ये लोग पॉवर्टी लाइन पे हैं। इससे ऊपर अगर है तो एपीएल, इससे अगर नीचे है तो बीपीएल। तो ये जो एपीएल और बीपीएल का ये जो अर्बन क्षेत्र और रूरल क्षेत्र दोनों को बाइफर्केट करके दिया है, इस कमेटी का नाम क्या है? वाईके अलग कमेटी। जिस कमेटी ने कहा कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 2100 कैलोरी का भोजन, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 2400 कैलोरी का भोजन अगर प्रतिदिन प्राप्त होता है तो वो व्यक्ति गरीबी रेखा पर है। साथ साथ इस समिति ने गरीबी निर्देशांक के आधार पर जिन व्यक्तियों का उपभोग व्यय इन कैलोरियों की आवश्यकता की पूर्ति से कम हो वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, आवश्यकता के पूर्ति से अधिक हो तो गरीबी रेखा के ऊपर है। साथ ही साथ इस कमेटी ने सुझाव दिया सरकार को कि अर्बन और रूरल क्षेत्र के जो ये पूरे जो पॉवर्टी रेट निकालने की जो प्रक्रिया है इसे अलग अलग निकालें ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो और दोनों क्षेत्र के लोगों का जो जॉब नेचर है, जो उनकी कार्य का जो एक स्वरूप है वो अलग अलग है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग का फिजिकल वर्क अधिक करते हैं, शहरी क्षेत्र में जो लोग हैं उनका फिजिकल वर्क और मेंटल वर्क दोनों होता है, जिसमें फिजिकल वर्क जो है ना वो थोड़ी सी कम होती है, मेंटल वर्क अधिक होता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो अधिकतम जो मजदूर कार्य करते हैं वो फिजिकल वर्क करते हैं, जिनको अधिक भोजन की आवश्यकता होती है ताकि उनका शरीर, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। तो ये बेसिकली वाईके अलग समिति के द्वारा ये रिकमेंडेशन दिया गया और इस रिकमेंडेशन और इस डेटा को प्लानिंग कमीशन के द्वारा 2 दशक तक, लगभग 10 वर्ष तक गरीबी को कम करने के लिए इस डेटा का उपयोग किया गया है। इसलिए कहा जाता है कि यह समिति का जो रिपोर्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा समिति है जिसका नाम है लकड़वाला समिति। देखिए बेसिकली ये जो लकड़वाला समिति है, ये लकड़वाला समिति का गठन 1989 में प्रोफेसर डीटी लकड़वाला की अध्यक्षता में किया गया और इस समिति ने 1993 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिस रिपोर्ट में इन्होंने वही बात कही कि ग्रामीण एवं शहरी निर्धनता के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांक की बात की जाए। देखिए अलग अलग मूल्य सूचकांक की बात मतलब आप सब लोग इन्फ्लेशन पढ़े हैं, एक टॉपिक मैंने पढ़ाया है इन्फ्लेशन, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। नहीं पढ़े हैं तो मेरे YouTube चैनल द स्टडी बाय वरुण के आप प्लेलिस्ट में चले आइए, इकोनॉमिक्स टॉपिक में वहां पे दिया हुआ है। साथ ही साथ उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं कि सूचकांक क्या होता है, मूल्य सूचकांक क्या होता है। तो लकड़वाला समिति ने कहा कि भाई ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के लिए मूल्य सूचकांक अलग अलग रखिए। मूल्य सूचकांक का अर्थ है कि जो मूल्य है, जो वस्तु तथा सेवा का जो मूल्य है वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो बढ़ता है वो अलग अलग बढ़ता है, एक नहीं बढ़ता है। इसलिए हम लोग सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का उपयोग भी करते हैं और हम ग्रामीण क्षेत्र की इन्फ्लेशन अलग निकालते हैं, शहरी क्षेत्र का इन्फ्लेशन अलग निकालते हैं। तो यह सुझाव किसके द्वारा दिया गया? लकड़वाला समिति के द्वारा दिया गया। और इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी है 1993 में, इस रिपोर्ट में आधार वर्ष इसने 73-74 को माना, जो ऑलरेडी इससे पहले वाईके अलग समिति के द्वारा इसी आधार वर्ष को माना गया था। लकड़वाला समिति द्वारा 18 राज्यों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया। यह कमेटी पहला कमेटी था जिसने बड़ा ब्रॉड तरीके से निर्धारण किया और इस कमेटी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता को निकालने के लिए हम
कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को उपयोग करेंगे। कृषि श्रमिक, एग्रीकल्चर जो लेबर हैं, उनका जो उपभोक्ता मूल्य जो है उसके आधार पर हम इसका निर्धारण करेंगे। ठीक है। साथ ही साथ इसने कहा कि शहरी क्षेत्र में गरीबी को निर्धारित करने के लिए हम औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे हम फुल फॉर्म कहते हैं CPI-IW, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर के आधार पर निकालेंगे। और इसको हम किस पे निकालेंगे? CPI एग्रीकल्चर लेबर। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे CPI-AL पर निकालेंगे। अर्थात इन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के लिए जो हम निर्धारण करते हैं उस समय हम क्या करेंगे, दोनों के लिए अलग सूचकांक का उपयोग करेंगे। हम एक सूचकांक पर इसको निर्धारित नहीं करेंगे। शहरी के लिए इन्होंने क्या कहा, तो शहरी के लिए कहा कि हम CPI इंडस्ट्रियल वर्कर सूचकांक पे निकालेंगे। वही इन्होंने ग्रामीण के लिए कहा क्या किया कि हम CPI जो एग्रीकल्चर लेबर है इसके सूचकांक पर हम गरीबी का निर्धारण करेंगे, ताकि इस सूचकांक के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में जो वस्तु तथा सेवा का मूल्य है या मूल्य में जो बढ़ोतरी है उसे निर्धारित करके हम गरीबी का निर्धारण करेंगे। और यह सुझाव लकड़वाड़ा समिति के द्वारा 1993 में दिया गया था। अगला जो पांचवा है, सबसे सेकेंड लेटेस्ट है। छठा हम लोग सी रंगराजन पढ़ेंगे, पांचवा है सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति और सी रंगराजन समिति के द्वारा बेसिकली कैलोरी कंसेप्ट के जगह पर इन्होंने मंथली इनकम, कैसा इनकम, जो उपभोग व्यय के लिए है, निवेश के लिए, बचत के लिए है, वो नहीं। इन्होंने कैसा मंथली इनकम कहा? इन्होंने कहा कि उपभोग व्यय के लिए जो मंथली इनकम है इसके आधार पर तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी दोनों के द्वारा डेटा दिया गया। लेकिन दोनों के डेटा में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम एक वीडियो में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हम सिर्फ आपको रंगराजन कमेटी और तेंदुलकर कमेटी के जो कैलकुलेशन मेथड है उसमें डिफरेंस क्या है उसको हम लोग वहां पे कवर करेंगे। यहां पे बस इस कमेटी की डेटा को और डेटा से रिलेटेड कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको इसमें देखते हैं। तेंदुलकर कमेटी का जो गठन है ये बेसिकली सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में 2005 में किया गया था और 4 वर्षों के बाद 2009 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने रिपोर्ट कैलकुलेट करने के लिए जो आधार वर्ष लिया था वो आधार वर्ष 2004-05 को ही लिया और आधार वर्ष के आधार पर इसके द्वारा 2009 में क्या हुआ, गरीबी निर्धारण के लिए अपनी रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में, तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति एक महीने में, ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति एक महीने में अगर उपभोग व्यय के लिए, किसके लिए, उपभोग व्यय के लिए 816 रुपया कमाता है, या उसी को डेली बेसिस पे पकड़ दे तो 27 रुपया अगर वो कमाता है ग्रामीण क्षेत्र में रह करके उपभोग व्यय के लिए प्रतिदिन, तो वो व्यक्ति किस पर है, वो व्यक्ति पॉवर्टी लाइन पे है, गरीबी रेखा पे है। और शहरी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 33 रुपया या प्रति माह 1000 रुपया उपभोग व्यय के लिए कमाता है तो वो व्यक्ति भी किस पे है, वो व्यक्ति भी पॉवर्टी लाइन पे है। इससे ऊपर अगर होगा तो उसको हम कहेंगे APL, एबव पॉवर्टी लाइन, और इससे नीचे होगा तो उसको हम कहेंगे BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से ऊपर। तो तेंदुलकर कमेटी के द्वारा क्या रिपोर्ट दिया गया कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति प्रति माह 816 रुपये अर्थात 27 रुपये प्रतिदिन कमाता है और शहरी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति प्रति माह 1000 रुपये या फिर प्रतिदिन 33 रुपये कमाता है उपभोग व्यय के लिए, तो वो व्यक्ति गरीबी रेखा पर है। इनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में उस समय गरीबी की जो दर थी वो थी 21.8%। बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ये NSSO के द्वारा दिया गया है, NSSO के द्वारा दिया गया है, जो NSSO के बारे में कल के लास्ट वीडियो में मैंने पॉवर्टी के पार्ट 1 वीडियो में पढ़ाया है। तो तेंदुलकर कमेटी के अनुसार उस समय 2005 में इनको दिया गया था, 2009 में इन्होंने रिपोर्ट दिया था, कहा कि भाई 2009 में भारत में गरीबी की दर 21.8% है, जिसमें ग्रामीण गरीबी की दर 25.7% और शहरी गरीबी की दर 13.7% है। तो यह रिपोर्ट तेंदुलकर कमेटी के द्वारा 2009 में प्रस्तुत किया गया। जिस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में इन्होंने आधार वर्ष किस वर्ष का यूज किया है, 2004-05 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग किया है। अगला सी रंगराजन कमेटी, ये लास्ट कमेटी है पॉवर्टी का। ये क्या है, ये पॉवर्टी का लास्ट कमेटी है, जो कमेटी 2012 में
सी रंगराजन की अध्यक्षता में बनाई गई, जिस कमेटी के द्वारा 2014 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, पेश किया गया, पब्लिश किया गया। और इस रिपोर्ट को फाइंड आउट करने के लिए, निर्धारित करने के लिए, एकत्रित करने के लिए इसने आधार वर्ष कब का लिया है? आधार वर्ष 2011-12 आधार वर्ष को लिया है। रंगराजन कमेटी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट आया, इन्होंने कहा कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला कोई व्यक्ति प्रति माह 972 रुपए कमाता है उपभोग व्यय के लिए, और शहरी क्षेत्र में रहने वाले कोई व्यक्ति अगर उपभोग व्यय के लिए प्रति माह 1407 रुपए कमाता है, तो उसे हम गरीबी रेखा पर मानेंगे। किस पे मानेंगे? गरीबी रेखा पर मानेंगे। साथ ही साथ ये जो दोनों में डिफरेंस, थोड़ा अमाउंट का डिफरेंस है, उस डिफरेंस में ये कंसेप्ट है कि तेंदुलकर कमेटी ने सिर्फ उपभोग व्यय को बेसिक उपभोग व्यय के रूप में लिया, जिसमें हम बेसिक जो हमारे नीड्स थे उसको लिया। लेकिन रंगराजन कमेटी ने जो खाद्य पदार्थ है उसको भी उसमें जोड़ लिया, गैर खाद्य पदार्थ को भी उन्होंने उपभोग व्यय में जोड़ा, जिसके कारण उपभोग व्यय की जो राशि है वो तेंदुलकर कमेटी की राशि से ऊपर हो गई। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस है तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी के रिपोर्ट में। अब देखिए, अमाउंट बढ़ा तो पॉवर्टी का रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि अमाउंट अगर बढ़ गया, बेस लाइन के अमाउंट बढ़ गया, तो बहुत सारे लोग तो उस बेस लाइन के नीचे आ जाएंगे, तो गरीबी रेखा बढ़ गई, गरीबी की दर बढ़ गई। तो तेंदुलकर कमेटी के जो रिपोर्ट था उसमें जो 21.9% की बात थी, वो यहां पे बढ़ करके आ गया 29.5%। अर्थात सी रंगराजन कमेटी के अकॉर्डिंग भारत में गरीबी का जो दर था उस समय वो था 29.5, जिसमें ग्रामीण गरीबी के दर है 30.9 और शहरी गरीबी का दर है 26.4। आप देख रहे हैं शहरी गरीबी लगभग सी रंगराजन कमेटी के अकॉर्डिंग तेंदुलकर कमेटी की डेटा से लगभग दुगुना, वो 13.7 था और यहां पे बढ़कर के हो गया 26.4। तो ये रिपोर्ट सी रंगराजन कमेटी के द्वारा 2014 में प्रकाशित किया गया था, जिसको प्रकाशित करने के लिए 2011-12 को आधार वर्ष माना गया था। अब हम देखते हैं कि गरीबी का दुष्परिणाम क्या है, क्या बैड इंपैक्ट है हमारे सोसाइटी के ऊपर। तो बेसिकली आप देख लीजिए कि भाई गरीबी अगर होगी तो हमारी जो समृद्धि है, हमारा जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है, यह प्रभावित होगा 100%। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि अगर आप गरीब हैं, अगर आप गरीब हैं, इसका अर्थ है कि आपका जो आय है ये क्या है? ये निम्न है। आपका आय बहुत कम है। आपका अगर आय कम है तो आप अपने डेवलपमेंट एंड ग्रोथ करने में सक्षम नहीं है। अर्थात अगर गरीबी होगी किसी देश में तो वहां पर आर्थिक समृद्धि क्या होगा? आर्थिक समृद्धि वहां पर निम्न होगा 100%। साथ ही साथ देखिए, अब यहां पे कहता है भाई गरीबी अगर है, आय अगर कम है, अर्थात आपका जो भोजन की जो क्वालिटी है, अर्थात जो कैलोरी फूड है या प्रोटीन है या फिर वसा है, इसको आप पूरा नहीं कर सकते। जो कि रंगराजन कमेटी में उन्होंने भोजन में सिर्फ कैलोरी को नहीं काउंट किया, कहा भाई प्रोटीन की भी जरूरत है और वसा की भी, फैट की भी जरूरत है। तो प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, तभी जाकर के लोग स्वस्थ हो पाएंगे। अर्थात अगर गरीबी है तो 100% भूखमरी, कुपोषण एवं खराब स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न होगी। साथ ही साथ गरीबी है तो असमानताएं बढ़ेगी, समाज में असमानता बढ़ेगा। कुछ लोग के पास बहुत आय होगी, कुछ लोग के पास आय का नदारत होगा, जीरो आय होगा। और शिक्षा की समस्या बढ़ेगी 100%। भाई अगर जिसके पास आय नहीं है, क्या वो अपने बच्चों को शिक्षा देगा? नहीं, वो तो बाल अवस्था में वो तो क्या कहेगा, वो बाल मजदूर को बढ़ाएगा, बाल मजदूर को बढ़ा देगा। वो अपने बच्चों को कम उम्र में ही वो काम करने भेज देगा। जो देखते भी है ना, जो गरीब जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनके बच्चे 14-15 साल में कहीं ना कहीं जॉब करना शुरू कर देते हैं। 18-20 साल में शादी हो गई, 22 साल में बच्चा हो गया। आप 22 साल में ग्रेजुएशन कर रहे हैं और एमए कर रहे हैं, और तब तक पता चले कि आप ही के एज का जो लड़का है उसका बच्चा 4 साल का है। ये समान देखा गया। अब देखिए उस स्थिति में क्या होगा, उस व्यक्ति का जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो उतना कैपेबल नहीं है कि वो अपने बीवी, अपने बच्चों के पूरे एक्सपेंडिचर का वहन कर सके। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या करता है, कमाता कम और खर्च अधिक करता है। वो व्यक्ति हर समय नेगेटिव में रहता है। अर्थात इसका मुख्य कारण क्या है? अशिक्षा। इसका मुख्य कारण क्या है? अशिक्षा का बढ़ जाना। साथ ही साथ आप देखिए कि आप पढ़ रहे हैं, उसको बच्चा हो गया, जनसंख्या को बढ़ा दिया। साथ ही साथ
भाई उसके जो फादर हैं उसको कम उम्र में भेज दिए कमाने को, तो बाल जो श्रम है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब साथ ही साथ क्या है भाई, गरीबी है, भुखमरी है, तो अपराध बढ़ेगा, छीन छोड़ चोरी चमारी शुरू हो जाएगा, तो अपराध बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो उत्पादन के साधन है उन पे अधिक दाब बढ़ जाता है 100%। देखिए अगर गरीबी है तब न लोग एक ही जमीन को जोत जोत के खा रहे हैं। अगर रोजगार अधिक होता तो लोग एक भाई जमीन जोतता और भाई अन्य काम करता, अर्थात जो साधन है यहाँ पे जो खाद्य पदार्थ के साधन है, भूमि जो है उस पर लोड क्या होता है, कम होता। लेकिन ड्यू टू रेट ऑफ हाई पॉवर्टी जितने भी साधन है उसके ऊपर जो लोड है, भार है, वो बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट, जीवन स्तर लोगों का क्या होगा, निम्न होगा, क्योंकि आय है ही नहीं तो जीवन स्तर हर समय निम्न रहेगा। स्वच्छता का अभाव होगा क्योंकि हम तो अवेयर नहीं है, अवेयरनेस है ही नहीं, एजुकेशन है ही नहीं, तो स्वच्छता का अभाव होगा, लोग गंदगी में रहना शुरू करेंगे। समावेशी विकास में बाधा आएगी, इंक्लूसिव ग्रोथ 100% बाधा आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आय का जो वितरण है वो असमान है। गरीबी के दौर में क्या होता है, जो अमीर है वो अमीर होते जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है, अर्थात जो समावेशी विकास है वो समावेशी विकास क्या जाता है, कम हो जाता है। और गरीबी क्या देखते हैं, लोग आत्महत्या करते हैं। गरीब है, परिवार चलाने में अक्षम है, स्वाभिमानी व्यक्ति है, वो चोरी चमारी नहीं कर सकता है, तो अंत में बेचारा हार करके क्या करता है, वो अपना प्राण त्याग देता है। जो अभी रिसेंटली आप देखते थे कि पहले गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो किसान थे बहुत आत्महत्या करते थे, वो मुख्य कारण था गरीबी। क्योंकि पूंजीपति लोग कभी भी आत्महत्या करता नहीं है, वो आपका पैसा लेगा भाग जाएगा देश छोड़ कर, आत्महत्या नहीं करेगा। आत्महत्या बेसिकली गरीब ही करता है, क्योंकि गरीब के पास स्वाभिमान सबसे अधिक होता है। अमीरों के पास कोई स्वाभिमान होता नहीं है, वो बस पैसा ही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो गरीबी के कारण जो बढ़ती आत्महत्या की दर है वो घटनाएं और पहले से ज्यादा हो जाती है। तो ये कुछ कुप्रभाव है गरीबी के। इसीलिए गरीबी मिटाना इकोनॉमी के लिए, चाहे वो डेवलप कंट्री की इकोनॉमी हो या अंडर डेवलप्ड कंट्री की इकोनॉमी हो या डेवलपिंग कंट्री की इकोनॉमी हो, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा टास्क बनता है। भारत इन चीजों के लिए बहुत लंबे समय से जूझ रहा है। आप जब चौथी पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे जो बेसिकली 69 से 74 तक चली थी, और पांचवी जो 74 से 79 तक के लिए बनाई गई थी, जो 78 में ही बंद कर दिया गया मॉडल देसाई सरकार के द्वारा, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी मिटाओ के नारेबाजी दी गई थी कि भाई गरीबी को हम जड़ से उखाड़ करके फेंक देंगे। लेकिन पता नहीं ये गरीबी कब भारत से जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि गरीबी के दूर करने के क्या उपाय हैं। देखिए गरीबी के दूर करने का एक सिंपल सा उपाय है जो मुझे समझ में आता है कि भाई पॉवर्टी को आप दूर कैसे करेंगे। तो इसका मुख्य उपाय है उत्पादन को पहले से बढ़ाकर, दूसरा कोई उपाय नहीं। चाहे जो काम कीजिए आप उत्पादन को बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि अगर उत्पादन बढ़ेगा तो 100% रोजगार बढ़ेगी, रोजगार अगर बढ़ेगा तो 100% लोगों का आय बढ़ेगा, और अगर आय बढ़ेगा तो 100% जो गरीबी का दर है वो क्या होगा, कम होगा। इसके अलावा बहुत सारे हैं तरीका, लेकिन सभी तरीका का अंत आकर के कहां पे मिलता है, उत्पादन को बढ़ाने पे। इसलिए सरकार के द्वारा आप देखिएगा हर समय इंक्रीज प्रोडक्शन, जीडीपी ग्रोथ की बात किया जाता है, दूसरा बहुत कुछों की बात की नहीं जाती है। तो मूल जो तरीका है गरीबी को दूर करने का वो क्या है, उत्पादन को बढ़ाइए, गरीबी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उत्पादन के साथ साथ कुछ जगहों पे अगर आप शिक्षा को भी बढ़ावा देते हैं तो ये शिक्षा के बढ़ावा से ही क्या उत्पन्न होता है, रोजगार उत्पन्न होगा। और रोजगार उत्पन्न होगा कब, जब आपके देश में क्या बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। नहीं तो लोग धीरे धीरे पलायन करना शुरू करते हैं। शिक्षा बढ़ती तो लोग प्लान भी करते हैं, अदर कंट्री भी जाके काम करते हैं, क्योंकि हम तो सरप्लस मैन पावर कंट्री हैं, सरप्लस ह्यूमन रिसोर्स कंट्री हैं। हमारे यहाँ जितना जरूरत है ह्यूमन रिसोर्स उससे अधिक है, तो हम उसको सप्लाई अन्य देशों में कर देते हैं। और अन्य देश में आप तभी भी अधिक पैसा कमा सकते हैं जब आपकी शिक्षा क्या होगी, अच्छी होगी। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पहला है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी मतलब उत्पादन, ठीक है, उत्पादन। अर्थात अगर उत्पादन में वृद्धि होता है तो 100% रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ने के साथ लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों का आय बढ़ने से गरीबी कम होगा। लेकिन कमाने वाले एक, खाने वाले 75 को हैं, तो जीवन भर मर जाइएगा, कुछ नहीं होने का है। तो आपको अगर अपने खर्च को कम करना है तो जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना होगा। बिना जनसंख्या वृद्धि दर कम किए हुए
आप अपने बचत के दर को बढ़ा नहीं सकते हैं, और बचत नहीं बढ़ेगा चाहे कमाइए कुछ भी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दूसरा तरीका है जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करना। नेक्स्ट, नए रोजगार के अवसर को उत्पन्न करता। रोजगार उत्पन्न कब होगा? जब सरकार किस पे फोकस करेगी? उत्पादन पे फोकस करेगी। नेक्स्ट, आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाना। सबके लिए आर्थिक समृद्धि हो, सबके लिए हो, किसी में भेदभाव नहीं हो, समान वितरण किया जाए, तभी जाके गरीबी को कम किया जा सकता है। कृषि का विकास, देखिए कृषि का विकास तथा कृषि के उत्पादन को बढ़ाना, क्योंकि कृषि जो है वो रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि लगभग 49-50% जो रोजगार है हमें प्राथमिक क्षेत्र से मिलता है, और प्राथमिक क्षेत्र में भी सबसे अधिक कृषि से मिलता है। इसलिए कृषि के उत्पादन को बढ़ा करके भी रोजगार बढ़ा के गरीबी को कम किया जा सकता है। कीमत में स्थिरता, 100%। इन्फ्लेशन को बैलेंस करके रखना होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बैलेंस होगी तभी जाकर के उत्पादन भी बढ़ेगा, और तभी जाकर के लोगों की आय भी बढ़ेगी, जो मैंने इन्फ्लेशन में बहुत डिटेल में से पढ़ाया है। कुछ महत्वपूर्ण कानूनी उपाय करके, जैसे बाल श्रम कानून ला करके, जैसे मिनिमम वेज कानून ला करके, ताकि जो कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीपति हैं, उनके द्वारा इन गरीबों का शोषण किया नहीं जाए। इसलिए कानून बना करके भी इस प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट, पिछड़े क्षेत्र एवं अधिक पिछड़े वर्गों पर विशेष ध्यान दे करके। हाँ, यहां पर है कि अगर समावेशी विकास करना है तो पिछड़े क्षेत्रों पर आपको अधिक ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं लोगों को उठाना सबसे जरूरी होता है। अगर आप गरीबी को दूर करने का उपाय लेकर के आए और पिछड़े वर्ग के क्षेत्रों, पिछड़े वर्ग के लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका जो वो स्कीम है वो बहुत कारगर नहीं होगा। नेक्स्ट, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दे करके। हाँ, जो बेसिकली वोकेशनल कोर्स है, जो टेक्निकल कोर्स, अगर इसे हम बढ़ावा देते हैं तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है, वो अधिक कैपेबल होगा, अधिक क्षमतावान होगी कार्य करने में। और वो अधिक क्षमतावान होगा तो ये 100% ये उत्पादन को भी बढ़ाएगा, ये रिसर्च को भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ इनकी जो आय है वो इन कारणों से भी क्या जाएगी? बढ़ेगी। और जैसे ही आय बढ़ेगी, जो गरीबी का दर है वो गरीबी का दर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वरोजगार के लिए नए अवसरों का सृजन करना। हाँ, स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, ताकि अधिक से अधिक जो न्यूली स्टार्टअप जो कंपनियां हैं या न्यूली स्टार्टअप जो प्रोजेक्ट है उसको शुरू किया जाए। लोगों को दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कब किया जाए। जैसे बिहार की स्थिति, यूपी की स्थिति क्या है? हम स्वरोजगार की बात नहीं करते, हम दूसरे के यहां जाते हैं रोजगार लेने, हम खुद रोजगार उत्पन्न करने की बात नहीं करते। और अगर ऐसा जब तक करते रहेंगे तब तक हम गरीब रहेंगे। हमें रोजगार उत्पन्न करने के लिए सोचना चाहिए, और अगर हम सोचते हैं तो 100% हम गरीबी को दूर करने में सफल होंगे। नेक्स्ट, बचत एवं पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाना। 100%। आपके पास पैसा बचता है तो उसको लॉकर में मत रखिए, उस पैसे को बाजार में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि उस पैसे को लेकर के कोई उत्पादन करे और उत्पादन की दर बढ़े। या फिर आप उस पैसे को इस तरीके से निवेश कीजिए जो पैसा कहीं ना कहीं वस्तु तथा सेवा के उत्पादन में सहयोग करे, तभी जाकर के पूंजी निर्माण भी बढ़ेगी, उत्पादन भी बढ़ेगी, देश में रोजगार भी बढ़ेगा और गरीबी का दर कम होगा। आय के साधनों का समान वितरण 100%। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि जो लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं, भूमि सुधार, उसमें क्या है? भूमि का समान वितरण करने की बात हो रही है, ताकि जो भूमिहीन जो कृषि मजदूर हैं उन्हें भी अगर खेत मिलेगा तो वो अच्छे तरीके से उत्पादन करेंगे और वो अपने आय को बढ़ाने में सफल होंगे। तभी जाकर के जो भूमिहीन लोग हैं उनमें जो गरीबी का दर है उसे कम किया जा सकता है। कर प्रणाली में सुधार करके, कर प्रणाली सुधार मतलब गरीबों से कम कर लीजिए, अमीरों से अधिक कर लीजिए, ताकि गरीबों को पैसा जब बचेगा तो गरीब उन पैसों का अपने पारिवारिक विकास पर खर्च करेगा, जिससे वो गरीबी को दूर करने में सफल होगा। नेक्स्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम पीडीएस कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम हिंदी में कोटा भी कहते हैं, इसका सही तरीके से उपयोग होना चाहिए। क्योंकि इसका अगर सही तरीके से उपयोग होगा, इसमें किसी प्रकार की बट्टा काट की स्थिति नहीं होगी, चोरी चमारी नहीं होगा, तो गरीबों तक भोजन आसानी से कम मूल्य पर या फ्री में पहुंचेगा। तो वो व्यक्ति, वो गरीब जिसे ये फ्री में भोजन, वो भी पौष्टिक रूप में पहुंचेगा, वो भी पूरे मात्रा में पहुंचेगा, तो वो व्यक्ति का पैसे का बचत होगी और उन पैसे के बचत को वो अपने परिवार में शिक्षा, स्वास्थ्य या रहन सहन के स्तर को बढ़ाने में खर्च करेगा। हम एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा को पढ़ेंगे, जो खाद्य सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हम ये बताएंगे कि भाई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसका कितना अधिक इंपॉर्टेंस है गरीबी को दूर करने में। तो ये कुछ उपाय हैं जिसके द्वारा गरीबी को दूर किया जा सकता है। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो
तो पार्ट 2 वीडियो को देखने से पहले एक बार पार्ट 1 को देख लें, जिसका लिंक ऑलरेडी इसके डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति एक टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको मैंने 2-3 पार्ट में पढ़ाया है। साथ में मैंने उस पर एमसीक्यू भी कराया है, जो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, कंसेप्चुअल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसका भी लिंक ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण के आप प्लेलिस्ट में जाकर के, इकोनॉमिक्स टॉपिक में जाकर के इन्फ्लेशन को वहां से देख सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल द स्टडी बाय वरुण को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।